नमस्कार, न्यूज रूम से इस बिग ब्रेकिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप जानते हैं कि पिछले दिनों लगातार 22 तारीख से देश में और विदेश में एक ही चर्चा है। वो चर्चा है पहलगाम हमले की, पहलगाम अटैक की। और इसके बाद देश में सियासत तो तेज है ही, उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशों में भी चर्चा इस बात की कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान पर हमला किया तो क्या कुछ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और पाकिस्तान भी अलर्ट मोड पे है। तो भारत और पाकिस्तान जंग की मुहाने पर हैं। और दूसरी तरफ इधर भारत के अंदर जो बयानबाजियां चल रही हैं अलग अलग नेताओं की, और खासकर बीजेपी के नेताओं की जो बयानबाजियां हैं, उससे कहीं ना कहीं उग्र रूप दिखाई दे रहा है। लोगों के बीच, जनता के बीच नफरत की जो दीवार है वो बढ़ती जा रही है, ये भी दिख रहा है। तो ये सब कुछ आप लोग देख रहे हैं, इसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। लेकिन अभी इस ब्रेकिंग न्यूज में क्या कुछ है वो आप तक हम पहुंचाते हैं। सबसे पहले कल राहुल गांधी पहुंचे थे हैदराबाद, जहां उन्होंने प्रेम, भाईचारे, सद्भाव की बात की, सौहार्द की बात की। और दूसरी तरफ बेंगलुरु में थे मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के अध्यक्ष, और उन्होंने भी सीधा हमला बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। पहले सुनते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था एक भारत समिट में वहां हैदराबाद में, उसको सुनते हैं। उसके बाद चलेंगे बेंगलुरु, जहां पर सीधा हमला बोलते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। मामला वही पहलगाम का है। और उसके बाद फिर अभिमुक्तेश्वरानंद, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी सुनेंगे हम। बहुत कुछ है, शंकराचार्य हैं, आप जानते हैं अभिमुक्तेश्वरानंद, और वो सीधे चौकीदार, जो चौकीदार चोर है और चौकीदार ही सब कुछ है वाला जो नारा चला था 2019 के चुनाव से पहले, वो फिर एक चौकीदार सामने कैसे आ गया है ये भी हम समझेंगे। इस बीच नरेंद्र मोदी ने मन की बात की है अपने 131वें एपिसोड में या 132वें एपिसोड में, और उन्होंने कहा है कि हर भारतीय का खून खौल रहा है, आतंक के खिलाफ पूरा देश एकजुट है, ये सारी बातें। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप कहां हैं, ये भी उनसे पूछा जा रहा है। पहले सुनिए राहुल गांधी को। The idea that no matter how much hatred someone spreads, the biggest and most powerful way to disrupt them is not to copy them, not to argue with them, not to fight with them, but right in front of their hatred, to place the idea of love and affection. So that, I think, is a framework, a potential framework for our politics. We can disagree on policies. In fact, I'm sure that every single one of us will disagree on some policy matter or the other. But the lens we use, we can all agree on. Their lens is hatred. Their lens is fear. Their lens is anger. Fear leads to anger. Ossified anger is hatred. And our lens should be that which cuts their lens. Our lens should be love. Our lens should be affection. And our lens should be listening to the wishes and the will of the people we are supposed to represent. तो यहां पर साफ साफ आप सुन रहे थे, राहुल गांधी सीधा कह रहे हैं कि हमारा एम क्या होना चाहिए, हमारा लेंस क्या होना चाहिए। हमारा लेंस जो है उसमें लव, अफेक्शन, ये सारी बातें यहां बता रहे हैं। प्रेम मोहब्बत की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। लेकिन क्या देश में प्रेम मोहब्बत उसी हिसाब से अभी हम लोग देख रहे हैं? क्या दो संप्रदायों के बीच नफरत की दीवार बढ़ती नहीं जा रही? और खासकर पहलगाम हमले के बाद क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ है, उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। रोज वहां से बहुत सारी खबरें आ रही हैं। बहुत जल्द आप जानते हैं कि हमारी टीम ऑलरेडी वहां पे है, और बहुत जल्दी हमारी और भी टीम, और खासकर यहां से दिल्ली से हेड ऑफिस से हमारी टीम वहां पहुंचने वाली है। तो वहां से पल पल की रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे ही। लेकिन दूसरी तरफ यहां जो कुछ चल रहा है उसमें एक तरफ राहुल गांधी कल हैदराबाद में अपनी बात रख रहे थे, और उधर बेंगलुरु पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने सीधा हमला बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और पूछ डाला कि आखिर आप नरेंद्र मोदी जी आप क्यों नहीं पहुंचे थे सर्वदलीय बैठक में। सर्वदलीय बैठक, उसमें भी जब देश के ऊपर खतरे की बात हो तो प्रधानमंत्री वहां से गायब रहे। प्रधानमंत्री बिहार पहुंचे, वहां पर अगर वो भाषण दे रहे हैं, वहां अगर वो वहां से ललकार रहे हैं आतंकियों को, पूरी दुनिया को अपना मैसेज अंग्रेजी में देने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर सर्वदलीय बैठक में जहां से देश चलता है यानी संसद से, और उस संसद में जब सांसदों के बीच बैठक हो रही थी तो नदारद क्यों थे, क्यों गायब थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? यही सवाल तो पूछा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। जरा सुनिए उनकी जुबानी। ಇದು ನಿಮ್ಮ ಏನು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಲ್ಯಾಬ್ಸು
ಏನು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸು, ಏನು IB ಲ್ಯಾಬ್ಸು, ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸು ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಯಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆದಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಬಟ್ ಒಂದೇನಂದ್ರೆ ಅವರು ಸ್ವತಃನೇ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ದೇಶದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಯಾರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೂಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಸರ್, ನಿಮಿಷ ನಿಲ್ಸಕ್ಕೆ. ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಕ್ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತದೋ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಿಂಬಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀವು ಹಿಡಿದಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತೀರಿ, ಡ್ಯಾಮ್ಗಳ ಅವ ಏನೋ ಅಂತವು ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಂದಿನ ನೋಡಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್. ನಾವು ಬರೀ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡ. कन्नड़ में बोल रहे हैं, पहले हिंदी में बोले, थोड़ा अंग्रेजी में, फिर कन्नड़ में बोल रहे थे यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे। आप जानते हैं कई भाषाओं के जानकार हैं, कन्नड़ भी, मराठी भी, इंग्लिश, हिंदी, तमाम भाषाओं के जानकार मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात जहाँ जाते हैं उसी भाषा में रखते हैं। खुद कर्नाटक के रहने वाले हैं तो इसलिए कन्नड़ तो बोलेंगे ही। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जो यहाँ कह रहे थे उसमें वो साफ साफ पूछ रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आखिर सर्वदलीय बैठक में आप क्यों नहीं आए। हमारे तमाम साथी जो बाद में जुड़े हैं, आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। विजय जी हमारे साथ हैं और तमाम हमारे दोस्त साथी, हमारे शुभचिंतक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, चाहे आप मैसेज करें या ना करें, लेकिन आप देखते हैं, सराहते हैं, आपका प्यार मिलता है, यही हमारे लिए बहुत कुछ है। तो दोस्तों आप जुड़िए और कार्यक्रम पसंद आए तो इसे शेयर भी जरूर कीजिए। चर्चा हम पहलगाम हमले के बाद भारत में जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं उसकी कर रहे हैं। एक तरफ इधर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने कई सारे सवाल दागे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे, और खासकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो साफ साफ पूछ ही दिया कि आखिर आप सर्वदलीय बैठक में क्यों नहीं आए। दूसरी तरफ आपको पता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी और ऐसे तमाम नेता, जब संसदीय दल की सर्वदलीय बैठक हुई थी तो वहां पर इन लोगों ने पूछा था कि आखिर क्या हुआ, तो वहां बताया गया सरकार की तरफ से, और वो भी किरण रिजिजू ने बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि प्रेस से बात की थी, बाइट दी थी, मीडिया बाइट, और उसमें उन्होंने कहा था कि सरकार से चूक हुई है। वो बाइट भी हम सुनाएंगे थोड़ी देर में आपको कि कैसे कह रही है सरकार कि हमसे चूक हुई है, लेकिन चूक आखिर हुई क्यों, ये सवाल पूछा जाएगा। 26 निर्दोष लोगों की, आम पब्लिक की अगर जान गई है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, और क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुप्पी साध रखी थी अभी तक। मन की बात उन्होंने की है और मन की बात में उन्होंने फिर ललकारा है और कहा है कि हम आतंक का रास्ता जो है बिल्कुल साफ कर देंगे, यानी यहां आतंक पनपने नहीं देंगे। अगर आतंकवादी हैं यहां पे तो एक एक को चुन चुन के मारेंगे। और दूसरी तरफ यह भी कहा है कि 140 करोड़ जनता जो है वो हमारे साथ है, सब कुछ आपके साथ है, विपक्ष भी आपके साथ है, लेकिन आप चुप क्यों हैं, ये बात पूछा जा रहा है। दूसरी तरफ अभिमुक्तेश्वरानंद, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद, उन्होंने क्या कहा है, और आप जानते हैं कि क्रिटिकल होते हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, और उनकी बाइट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक धर्मगुरु, और वो सत्ता पक्ष के साथ हमेशा दिखाई देते रहे, कई सारे धर्मगुरुओं को हमने देखा है, लेकिन ये हमेशा खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते रहे हैं। तो अभिमुक्तेश्वरानंद ने सीधे चौकीदार शब्द का इस्तेमाल क्यों किया है, क्यों पूछा है नरेंद्र मोदी से, कुछ तीखे सवाल उन्होंने पूछे हैं, वो जरा उनकी जुबानी सुनिए और बात को आगे बढ़ाएंगे। इस ब्रेकिंग न्यूज में और भी बहुत कुछ है, वो आप तक पहुंचाएंगे। और इस बीच कई गिरफ्तारियां हुई हैं सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के कारण, वो भी बताएंगे कि अगर आप पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर आज की तारीख में तो थोड़ा संभल के पोस्ट कीजिए, सरकार की निगाहें आपके ऊपर हैं। और साथ साथ मीडिया को कल जो एडवाइजरी जारी की गई है उसके क्या मायने हैं ये भी बताएंगे। इस बीच बहुत कुछ पाकिस्तान से खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान में अचानक पानी रोकने के कारण, और वहां जो सूखे और बूंद बूंद को तरसेगा पाकिस्तान जो कहा जा रहा था, अचानक वहां बाढ़ का आलम क्यों है यह भी हम समझेंगे। तो बहुत कुछ है, पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान तक, और दो देशों के बीच नफरत की जो जंग चल रही है उसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा यह भी समझेंगे। लेकिन पहले सुनिए अभिमुक्तेश्वरानंद को। हमारे घर में कोई घटना होती है तो हम सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? सबसे पहले तो चौकीदार को पकड़ेंगे ना, कि तुम कहां थे, क्यों ये घटना हो गई तुम्हारे रहते हुए, किस लिए तुमको रखा था। लेकिन
यहाँ नहीं ऐसा हो रहा है। यहाँ जो है कहते तो हैं कि हम चौकीदार हैं, लेकिन चौकीदारी अगर की गई होती, हाँ चौकीदार अगर अपने काम में पक्का होता है तो उसके ऊपर आक्रमण करके उसको कोई मार दे, लेकिन फिर कहा जाता है कि इस चौकीदार ने अपना निभाया। यहाँ तो कुछ पता ही नहीं है, कोई लड़ा ही नहीं उनसे, किसी ने उनको रोकने की कोशिश ही कहीं नहीं की। वो आए, घटना की, आराम से चले गए, कहीं पर उनको कोई बाधा नहीं है। कहाँ है चौकीदार? और चौकीदार के बारे में चर्चा ही नहीं हो रही है। अब कह रहे हैं हम उनको सबक सिखा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पाकिस्तान की धरती से आए थे। अरे भाई, पाकिस्तान की धरती से आए थे, इतनी जल्दी कैसे पता चल गया आपको? और अगर इतनी जल्दी आपको पता चल जाता है तो घटना के पहले क्यों नहीं पता चल गया? और दूसरी बात यह है कि अगर पाकिस्तान से आए तो पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी तगड़ी कार्रवाई करिए। आप कह रहे हैं कि हम सिंधु नदी का जल रोक देंगे। आपके पास जल को रोकने या उसको डाइवर्ट करके अपने ही यहाँ अपने ही देश में रख लेने का कोई उपाय ही नहीं है। हमने विशेषज्ञों से पूछा कि अगर हम सिंधु नदी का जल पाकिस्तान में जाने से रोकना चाहते हैं तो हमारे पास क्या व्यवस्था है? उन्होंने कहा हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। अगर हम आज से शुरू करें कि ऐसी व्यवस्था हम बना लें तो पैसा कितना लगेगा वो तो अभी पूछिए ही मत। अगर पैसा पर्याप्त दे दिया जाए, पैसे के कारण एक दिन भी काम ना रुके, तब भी 20 साल लगेगा, तब हम सिंधु नदी का जल रोक पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में हम ये कह दे रहे हैं कि हम सिंधु नदी का जल रोक लेंगे। और टेलीविजन के एंकर हमने सुना, वो कह रहे थे बूंद बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान, एक गिलास शुद्ध पानी नहीं मिल पाएगा, खेती नष्ट हो जाएगी, बिजली नष्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। गजब बता रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे प्यास तो लग ही गई पाकिस्तान को। और इधर विशेष तो आप सुन रहे थे अभिमुक्तेश्वरानंद को। अभिमुक्तेश्वरानंद सीधा सीधा हमला बोल रहे हैं, कहां है चौकीदार? और आपको कैसे पता चल गया कि वो पाकिस्तान से आए थे? अगर पाकिस्तान से आए थे तो आपने पहले क्यों नहीं रोका उन्हें? बहुत सारे सवाल यहां कर रहे हैं, चौकीदार कहां है ये बार बार पूछ रहे हैं। तो एक तरफ अभिमुक्तेश्वरानंद सीधा क्रिटिकल सीधा हमला बोलते हुए, और दूसरी तरफ सरकार सोशल मीडिया पर लगाम कसने की कोशिश में लगी हुई है। और एक नहीं बल्कि 26 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी आंचल जुड़ी हुई हैं। आंचल, आपसे जरा समझना चाहता हूं कि ये 26 लोग कहां कहां के हैं और क्या है? सोशल मीडिया पे पहलगाम को लेकर शायद कुछ पोस्ट किए गए हैं। जी बिल्कुल राजीव जी, मैं आपको बता दूं कि 7 राज्यों के 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अलग अलग राज्य हैं सातों, और इन सभी में जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो विधायकों की भी हैं, उसमें कुछ स्टूडेंट्स भी शामिल हैं, और उसके अलावा जो पत्रकार भी इसमें शामिल हैं। और AIUDF के विधायक भी हैं, जो विपक्षी पार्टी है असम में, उसके भी विधायक को गिरफ्तार भी किया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इनमें जो राज्य शामिल है उसमें उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड, असम, मेघालय और त्रिपुरा शामिल है। और सबसे ज्यादा जो गिरफ्तारी हुई है वो बताया जा रहा है कि असम से की गई हैं। 14 शायद गिरफ्तारी हुई है ना असम से? जी शायद जी, असम से 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश से 4 लोगों को, त्रिपुरा से 4 लोगों को, उत्तर प्रदेश से और छत्तीसगढ़, झारखंड और मेघालय से एक एक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस तरीके की जो खबरें सामने आ रही हैं। 26 गिरफ्तारियां। तो दोस्तों 26 गिरफ्तारियां और ये सोशल मीडिया पोस्ट, और उसमें जो कहा गया है सरकार की तरफ से कि ये पोस्ट जो हैं विवादित हैं, इसलिए ये गिरफ्तारियां हुई हैं। तो पहलगाम के मामले में, क्योंकि सेंसिटिव मामला है, इस मामले में अगर आप कोई पोस्ट कर रहे हैं, ये यहां पर इस खबर को स्पेशली आप तक पहुंचाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप कई बार भावनाओं में बह के कुछ और लिख देते हैं, तो आप उससे बचिए। यहां भावनाओं में बहने की जरूरत नहीं है, जो है जैसा है उसको उसी हिसाब से लिखिए, ये ज्यादा जरूरी है। और 26 गिरफ्तारियां, जिसमें सबसे ज्यादा असम में गिरफ्तारियां हुई हैं। AIDUF के नेता भी उसमें, मतलब उसमें पत्रकार भी हैं, छात्र भी हैं, विधायक भी हैं, ये सब हैं, ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। AIUDF के जो विधायक है उनको गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स भी शामिल है, उसमें पत्रकार भी शामिल है, और कुछ रिटायर्ड जो है शिक्षक भी बताए जा रहे हैं। इस तरीके की खबरें चल रही हैं कि इन लोगों को 7 राज्यों के अलग अलग लोगों से, मतलब 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस तरीके की खबरें जो है चल रही हैं। और इसके अलावा जो वहाँ के असम के जो CM है उनका भी बयान आया है। हेमंत बिस्वा शर्मा, जी बिल्कुल, हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान आया। उन्होंने बोला कि अगर जरूरत पड़ी तो NSA भी लगाएंगे। उन्होंने कहा है कि इन गिरफ्तारियों पर जरूरत पड़ी तो NSA भी लगाएंगे। सभी जो सोशल मीडिया पोस्ट की जांच कर रहे हैं, और जो भी राष्ट्र विरोधी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। भारत और पाकिस्तान में कोई समानता नहीं है, दोनों देश आपसी दुश्मन है और हमें ऐसे ही रहना चाहिए। इस तरीके का बयान जो है मतलब हेमंत बिस्वा शर्मा ने दिया है। हेमंत बिस्वा शर्मा हो या ऐसे बीजेपी के कई नेता, आजकल आप जानते हैं थोड़ा सा
माफी के साथ कहूंगा कि थोड़ा भड़काऊ बयानबाजियां चल रही हैं और उसके कारण और नफरत की दीवार बढ़ती जा रही है। कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान में कोई समानता नहीं है। बिल्कुल नहीं समानता। भारत बहुत बड़ा राष्ट्र है, भारत की आबादी 140 करोड़ से ऊपर है, समानता कैसे हो सकती है? भारत के पास बहुत कुछ है, भारत से ही पैदा हुआ पाकिस्तान, आप ये भी जानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इन दोनों और भारत और पाकिस्तान दोनों को एक दूसरे से नफरत आखिर क्यों करनी चाहिए? एक छोटा सा भी देश हो, नेपाल हो, चाहे भूटान हो या और भी बहुत सारे, श्रीलंका है, हमारे पड़ोसी राज्य हैं ये सब और पड़ोसी राष्ट्र हैं, और इन राष्ट्रों के साथ, इन देशों के साथ अगर किसी तरह का भेदभाव किया जा रहा है या करने के लिए उकसाया जा रहा है तो यह गलत है। इस मामले में थोड़ा सा मैं डिफर करता हूं, ये तो मैं साफ साफ कहूंगा। और बहुत इंपॉर्टेंट खबर आंचल आपके पास है और इसमें हिमंता बिस्वा शर्मा की बात करनी चाहिए। वो बार बार, क्योंकि ऐसे ही, और हिमंता बिस्वा शर्मा ही नहीं, आप याद कीजिए नीतीश राणे ने भी कल बयान दिया था और उन्होंने शायद ये कहा था कि आप अगर कुछ खरीदने जा रहे हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ भी। जी बिल्कुल, नीतीश राणे ने कहा था कि जो पहलगांव में हमला हुआ उसमें जाति धर्म पूछकर मारा गया है, तो अगर आप कहीं सामान लेने जा रहे हैं, बाजार में कुछ भी सामान लेने जा रहे हैं, तो दुकान वाले से पहले आप पूछिए कि किस धर्म के हैं, और अगर वो कहते हैं कि वो हिंदू हैं तो उनसे आप हनुमान चालीसा का पाठ करवाइए और उसके बाद आप सामान लीजिए, और अगर वो हमारे धर्म के नहीं है तो सामान मत लीजिए। इस तरीके का विवादित बयान जो दिया था उन्होंने, और इसकी काफी चर्चा भी हो रही थी। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। आप याद कीजिए ये वो दिन जब अपने देश में कर्फ्यू का आलम था, यानी उस समय लॉकडाउन, और लॉकडाउन के समय एक खबरें चलना शुरू हुई, कुछ खबरें जिसमें मुसलमानों के खिलाफ, और अगर आपके मोहल्ले में कोई फेरी वाला आता है, कोई ठेला वाला आता है तो उससे धर्म पूछिए, उससे पूछिए कि वो हिंदू है या मुसलमान है, तभी खरीदी कीजिए, क्योंकि तबलीगी जमात के नाम पर नफरत परोसने की कोशिश हुई थी। एक बार फिर कुछ भी होता है। आंचल हमारे साथ जुड़ गए, हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी भी। अमलेंदु जी आपका भी स्वागत है, और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ गए हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस ब्रेकिंग में। आज रविवार का दिन, चाय की चुस्कियों के साथ घर में हैं, थोड़ा काम भी कर रहे हैं आप लोग और उसके साथ साथ इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो आप सभी का स्वागत है। और पहलगाम की चर्चा हम कर रहे हैं। इसके बाद पूरे देश में जो कुछ हुआ है, जो बदलाव आया है, बदलाव अचानक आ गया। कहां बात होती थी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बिल को लेकर हम लोग बात कर रहे थे, जिस पर 5 तारीख को सुनवाई होनी है। कहां बात हम बिहार चुनाव को लेकर कर रहे थे कि नीतीश कुमार पाला बदलेंगे फिर से क्या, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, इन सब की हम बात करते थे। अचानक बात बदल गई और बात पहलगाम की होने लगी। पहलगाम की घटना ने सबको दहला कर रख दिया, लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ी दिक्कत जो हुई है वो ये कि यहां से 2 देश आमने सामने हो गए हैं। एक खबर और भी है आंचल की, भारत में चिनाब नदी का पानी अचानक छोड़ दिया गया और उसके बाद वो जो है मुजफ्फराबाद और पीओके पूरा का पूरा डूब गया है। पाकिस्तान में इमरजेंसी का आलम है, ऐसी खबर भी आ रही है। जी बिल्कुल, जो चिनाब नदी का जो पानी है वो छोड़ दिया गया है, कहा ये जा रहा है, और ऐसे हालात वहां पे दिखाई दे रहे हैं कि जिस तरीके से बाढ़ आने वाली है उस तरीके के हालात पाकिस्तान में दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके की खबरें सामने आ रही है। एक तरफ कहाँ हम ये कर रहे थे कि पाकिस्तान जो है बूंद बूंद को तरसेगा, और वहां पाकिस्तान में हमने इतना पानी भेज दिया, सिंधु का पानी रोक लिया और चिनाब का पानी भेज दिया। अमलेंदु जी, ये तो उल्टा ही हो रहा है ना। मतलब आप एक तरफ ये लाल आंख दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ आप आंख में ड्रॉप भी डाल रहे हैं, आई ड्रॉप्स जो डालते हैं कि नहीं आपकी आंख जो है वो ठीक रहे, मतलब हम अपनी आंख भले खराब कर लें लेकिन दूसरे की आंख ठीक रहे, ये भी कर रहे हैं। तो ये एक दुखद पहलू है। ये थोड़ा हंसी मजाक ही सही दोस्तों, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां पर आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान, बात कहां होनी चाहिए पहलगाम की, बात होनी चाहिए अंदरूनी जो हमारे यहां अपने देश में जो सुरक्षा व्यवस्था है उसकी जो चूक की बात है, और सरकार ने मानी कि हां हमसे गलती हुई, चूक हुई। आइए जरा सुन लेते हैं पहले चूक, और इसको सरकार ने आधिकारिक तौर पर माना है, इसकी पुष्टि की है, इसकी बाइट है, और बाइट केंद्रीय संसदीय मंत्री की बाइट है जिनका नाम है किरण रिजिजू। जब सर्वदलीय बैठक हुई इसके बाद बाहर आए मीडिया बाइट उन्होंने दी और उन्होंने साफ साफ कहा कि हां सरकार से चूक हुई है। सुनिए जरा। कुछ बहुत अच्छा हो रहा था तो ये एक घटना ने माहौल जो खराब किया उसको लेकर के सबने अपना चिंता जताया है। सब पॉलिटिकल पार्टी ने अपने अपने विचार को रखा और एक चीज सामने में आया कि देश को एकजुट और एक आवाज में
खड़ा रह करके बोलना चाहिए और आतंकवाद के खिलाफ में एकजुट होकर के भारत को लड़ाई लड़ना चाहिए, ये सबने माना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज जो बिहार में देश को मैसेज दिया उसको सबने सुना है, तो उस प्रधानमंत्री जी का जो मंशा है आतंकवाद के खिलाफ कड़ी प्रहार जो भारत पहले भी करते आया है और भी आगे करेंगे, उसके बारे में सरकार की ओर से ऑल पार्टी मीटिंग में रखा है। हमारे ऑफिशियल्स की ओर से, आईबी की ओर से, होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स की ओर से ब्रीफिंग किया गया है, घटना कैसे हुई और कहां चूक हुई इसका भी बताया, और जो जगह जहां घटना हुई उस जगह में वो मेन रोड पे नहीं है, पैदल चल। सुन रहे थे आप यहां पर किरण रिजिजू को साफ साफ कह रहे हैं कि सरकार से चूक हुई है, सरकार से चूक हुई, मोदी सरकार से चूक हुई। ये पहली बार अमलेंदु जी इन्होंने माना कि मोदी सरकार से चूक हुई, लेकिन कहां थे साहेब? यानी 56 इंची वाले हमारे साहब कहां थे? देश के चौकीदार कहां थे? ये सवाल अभी मुक्तेश्वरानंद पूछ रहे हैं बार बार। अभी मुक्तेश्वरानंद को आपने शायद नहीं, थोड़ा लेट ज्वाइन किया, आपने नहीं सुना। आइए जरा सुनवा देते हैं, फिर आपके पास आऊंगा। और साहब ने आज मन की बात भी की है, यानी चौकीदार ने, 56 इंची ने, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अगर सीधे शब्दों में कहूं, क्योंकि संसदीय पद पे वही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, तो उन्होंने आज मन की बात की है, लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। आखिर क्यों नहीं लिया वो भी हम चर्चा करेंगे। पाकिस्तान का नाम आखिर मन की बात में नहीं, लेकिन देश में पाकिस्तान को लेकर नफरत फैलाने की कोशिश क्यों? हमको पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं करना इस कार्यक्रम में दोस्तों, लेकिन जो खबर है उसमें से कुछ चीजें निकाल के आप तक पहुंचाना जरूरी है, इसलिए ये बात हम कर रहे हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद को जो साथी बाद में जुड़े हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात अपनी रख रहे हैं, सुनिए जरा। हमारे घर में कोई घटना होती है तो हम सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? सबसे पहले तो चौकीदार को पकड़ेंगे ना, कि तुम कहां थे, क्यों ये घटना हो गई तुम्हारे रहते हुए, किस लिए तुमको रखा था। लेकिन यहां नहीं ऐसा हो रहा है। यहां जो है कहते तो हैं कि हम चौकीदार हैं, लेकिन चौकीदारी अगर की गई होती, हाँ चौकीदार अगर अपने काम में पक्का होता है तो उसके ऊपर आक्रमण करके उसको कोई मार दे, लेकिन फिर कहा जाता है कि इस चौकीदार ने अपना निभाया। यहां तो कुछ पता ही नहीं है, कोई लड़ा ही नहीं उनसे, किसी ने उनको रोकने की कोशिश ही कहीं नहीं की। वो आए, घटना की, आराम से चले गए, कहीं पर उनको कोई बाधा नहीं है। कहाँ है चौकीदार? और चौकीदार के बारे में चर्चा ही नहीं हो रही है। अब कह रहे हैं हम उनको सबक सिखा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पाकिस्तान की धरती से आए थे। अरे भाई, पाकिस्तान की धरती से आए थे, इतनी जल्दी कैसे पता चल गया आपको? और अगर इतनी जल्दी आपको पता चल जाता है तो घटना के पहले क्यों नहीं पता चल गया? और दूसरी बात यह है कि अगर पाकिस्तान से आए तो पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी तगड़ी कार्रवाई करिए। आप कह रहे हैं कि हम सिंधु नदी का जल रोक देंगे। आपके पास जल को रोकने या उसको डाइवर्ट करके अपने ही यहाँ, अपने ही देश में रख लेने का कोई उपाय ही नहीं है। हमने विशेषज्ञों से पूछा कि अगर हम सिंधु नदी का जल पाकिस्तान में जाने से रोकना चाहते हैं तो हमारे पास क्या व्यवस्था है? उन्होंने कहा हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। अगर हम आज से शुरू करें कि ऐसी व्यवस्था हम बना लें तो पैसा कितना लगेगा वो तो अभी पूछिए ही मत। अगर पैसा पर्याप्त दे दिया जाए, पैसे के कारण एक दिन भी काम ना रुके, तब भी 20 साल लगेगा, तब हम सिंधु नदी का जल रोक पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में हम ये कह दे रहे हैं कि हम सिंधु नदी का जल रोक लेंगे। और टेलीविजन के एंकर हमने सुना तो कह रहे थे बूंद बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान, एक गिलास शुद्ध पानी नहीं मिल पाएगा, खेती नष्ट हो जाएगी, बिजली नष्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। गजब बता रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे प्यास तो लग ही गई पाकिस्तान को। और इधर विशेषज्ञ बता रहे हैं कि हमारे पास पानी को रोक लेने का कोई उपाय। तो सुन रहे थे आप यहां पर सीधा हमला बोलते हुए अभी मुक्तेश्वरानंद, और साफ साफ कह रहे हैं कि हमारे टीवी चैनल के एंकर्स कहते हैं बूंद बूंद को तरसेगा पाकिस्तान। लेकिन बात यहां बूंद बूंद को तरसे न तरसे, हम यहां हमारे देश में कितनी सुरक्षा है, हम कितने सुरक्षित हैं, सवाल यही है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होगा नहीं होगा, पाक पर हम कब्जा कर लेंगे, पूरा पाकिस्तान ही मिला लो आप, वो सब कुछ कर लेंगे। हमारे अंदर भी वही जोश है जो नरेंद्र मोदी के 56 इंची सीने के अंदर है। लेकिन सवाल यह है
कि आखिर आप कुछ करना चाहते हैं तो कीजिए। आज जब उन्होंने मन की बात की तो उन्होंने क्या कहा है, जरा बताइए। हाँ राजीव, मन की बात में प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि उनको सारी दुनिया ने उनको फ़ोन किए, सब ने अपनी जताई, समर्थन जताया, सारी दुनिया के नेताओं ने उनको ये सारी बातें बताई और ये बताया कि आतंकियों को कड़ा जवाब दिया जाएगा, उनको पनाह देने वालों को कड़ा जवाब दिया जाएगा। लेकिन आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान है, ये शब्द पाकिस्तान का पी जो है वो कहीं प्रधानमंत्री के मन की बात में सुनाई नहीं पड़ा। और दुनिया भर की तमाम बातें थीं, लेकिन लोग तरस गए कि प्रधानमंत्री पाकिस्तान को लाल लाल आंख दिखाएंगे, घर में घुसकर मारेंगे। इस तरह की बातें जो थी अब मन की बात में सुनाई नहीं पड़ी राजीव जी। इधर अभी एक बड़ी खबर आ रही है राजीव जी, जो एजेंसी है NIA, उसकी एक खबर आई है और अभी उसने खबर दी है कि सब इंटेलिजेंस ब्यूरो ने लगभग 5000 पाकिस्तानी नागरिक जो हैं वो दिल्ली में आइडेंटिफाई कर लिए हैं। अब 5000 अगर पाकिस्तानी नागरिक राजीव जी ये दिल्ली में हैं इस समय और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कर लिए हैं आइडेंटिफाई, तो ये 5000 घुस कैसे गए? 11 साल से तो यहाँ सुरक्षित हाथों में 56 इंच की छाते वाली सरकार है, उसके रहते हुए 5000 कैसे घुस गया? 5000 अगर पाकिस्तानी घुसे हुए हैं दिल्ली में राजीव जी, ये तो बड़ा सुरक्षा का चूक है। पाकिस्तानी अगर 5000 नागरिक दिल्ली में, अगर वो भी दिल्ली में, राष्ट्रीय देश की राजधानी में, तो ये किस तरीके की खबरें चलवाई जा रही हैं? एक तब तो आप कह रहे हैं कि साहब जो सूत्रों के हवाले से कोई खबर नहीं चलाई जाए, और जो सरकार की समर्थित एजेंसी समझी जाती है वो जो बता रही है कि साहब इंटेलिजेंस ब्यूरो ने 5000 पाकिस्तानी नागरिक जो वो खोज लिए हैं। अब ये जो कल जो मिनिस्ट्री ने जो गाइडलाइन जारी की है कि सूत्रों के हवाले से भी आप कोई खबर जारी ना करें, ये उस खबर का उल्लंघन है या ये खबर सच है? मुझे लगता है कि जो हमारा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है उसको स्पष्ट करना चाहिए खबर सच है गलत है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इस बीच ANI डिजिटल की यह खबर है और कहा जा रहा है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो आइडेंटिफाइज अराउंड 5000 पाकिस्तानी नेशनल्स इन दिल्ली। दिल्ली जो है देश की राजधानी है, उसमें 5000 अगर पाकिस्तानी नागरिक यहाँ रह रहे हैं, आए हुए हैं, कैसे आए कैसे नहीं, ये सारी बातें अगर बताई जा रही हैं एजेंसी की तरफ से, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। या तो ये खबर गलत है, या इस खबर को जबरदस्ती प्लांट किया जा रहा है, या यहां पर कुछ और चल रहा है, देश में नफरत फैलाने की कोशिश है, या यहां हम कुछ चीजों को मुद्दों से भटका रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं, हम यहां किसी उस पे नहीं जा रहे हैं कि आखिर सवाल आप कैसे रख रहे हैं, किस ढंग से रख रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि आखिर 5000, अच्छा वो भी 4999, 98, 97 नहीं, और नहीं 5102, बल्कि टोटल 5000। ये क्या मतलब? वो भी लगभग नहीं, पूरा अराउंड बता रहे हैं। चलिए अराउंड बता रहे हैं, यानी कि 5000 के लगभग मान लिया। लेकिन सवाल यही उठता है कि इतने नागरिक, पाकिस्तानी नागरिक हिंदुस्तान में, वो हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में आखिर क्या कर रहे हैं, कैसे आए, किसने वीजा दिया, किस उस पे आए, टिकट पे आए? आइडेंटिफाई करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर चौकीदारी करते हैं देश की, तो चौकीदार को बताना चाहिए कि ये लोग कैसे आए। और हम उस दिशा में नहीं ले जाना चाहते हैं इस बात को, इस खबर को, कि यहां से भारत और पाकिस्तान जंग की मुहाने पे आ जाए और वहां दोनों के बीच किसी भी तरह की जंग हो जाए। क्योंकि उधर पाकिस्तान के एक मिनिस्टर साहब ने साफ साफ कहा है कि हमारे पास भी 132 परमाणु बम है, शाहीन है और गौरी है और क्या क्या है, मतलब तमाम अपने जो युद्धक विमान है उन सब का उन्होंने जिक्र किया है। तो भारत के पास भी बहुत कुछ है। राफेल तो हम देख ही रहे हैं, पिछले 3-4 दिनों से आप तमाम टेलीविजन चैनलों पे उसका प्रचार आप देख रहे होंगे। तो ये सब कुछ है। हम सुरक्षित रहें, सुरक्षित हाथों में रहें, ये पहली प्राथमिकता होनी चाहिए हमारी सरकार की। लेकिन क्या हमारी सरकार ये दावा करती है कि 140 करोड़ की जनता जिसके रग रग में राष्ट्रभक्ति है, देशभक्ति है, वो सुरक्षित हाथों में है? ये एक बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मन की बात करते हैं तो उसमें वो पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लेते हैं, या पाकिस्तान शब्द बोलने से वो बच रहे हैं? बिहार में भी उन्होंने भाषण दिया था, उस भाषण में भी उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जितने साथी हैं वो बार बार पाकिस्तान का जिक्र कर आखिर क्यों उकसावे की राजनीति कर रहे हैं? उधर निशिकांत दुबे ने कहा है कि तीस्ता जल समझौता हमको बांग्लादेश के साथ रद्द कर देना चाहिए। आखिर इधर जल समझौतों को आप, ठीक है, बड़ा राष्ट्र अपना है और यह अच्छी बात है कि हम उधर सिंधु जल समझौता भी करके बैठे हुए हैं, तीस्ता भी है, गंगा भी है, ब्रह्मपुत्र भी है, ब्रह्मपुत्र जो निकल के आती है चीन से, और आपको बता दूं सिंधु नदी भी है, चीन से निकल के आती है। सिंधु भी हमारे यहां उद्गम नहीं है, सिंधु का उद्गम भी, सिंधु नदी का उद्गम भी चीन है। और कल को अगर चीन कहे कि हम अपने यहां रोक रहे हैं ब्रह्मपुत्र को, कल को अगर कहे और डैम तो बना ही रहे, वो तो रोक ही रहा है राजीव जी, उसने तैयारियां कर ली हैं
और वो जब चाहता है तब यहाँ बाढ़ आ जाती है। यानी अगर जो आप बात करने की कोशिश कर रहे हो जो आप कर नहीं रहे हैं, सिर्फ आप प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। मतलब 2014 से लेके अब तक आप 3 बार सिंधु नदी का पानी रोकने की खबरें आप प्लांट करवा चुके हैं कि 3 बार आपने सिंधु नदी का पानी रोक दिया। अब एक तो आप रोक रहे थे पानी, दूसरी तरफ आपने पानी बहा दिया। अब वो जो बहुत विद्वान सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के निशिकांत दुबे, वो राजीव जी कह रहे हैं कि अब वो तीस्ता जो नदी है उसका जो जल समझौता है उसको रद्द करने की मांग करती हैं ममता बनर्जी, और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि ये पानी छोड़ो तो बांग्लादेश का पानी रोक लिया जाए। यानी बांग्लादेश पे भी हमला करो, पाकिस्तान पे भी हमला करो, और चीन पे भी हमला करो, भूटान पे भी हमला करो, श्रीलंका मालदीव पे भी हमला करो, सब तो हमले ही हमले कर दो। मतलब किस तरीके की ये लोग बात करते हैं जिनको कुछ समझ नहीं है कूटनीति की। सारी दुनिया जो आज आपको समर्थन दे रही है वो समर्थन इसलिए दे रही है कि आप आज प्रताड़ित है चूंकि आपके ऊपर हमला हुआ है। कल को आप अगर हमलावर साबित किए जाएंगे, दूसरा अगर साबित करेगा तो पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी होगी। हमको इस समय काम लेना है कूटनीति से, हमको पाकिस्तान को अलग थलग करना है, हमको अमेरिका से कहना है, हमको चीन से कहना है कि आप जो पैसा पाकिस्तान को देते हैं उस पैसे से पाकिस्तान में विकास कार्य होता है और ना होता हो, लेकिन हमारे बात फैलता है, हमारे निर्दोष नागरिकों की जान जाती है आपके इस पैसे से। आप इस पैसे को रोकिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दोनों मित्रों शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप दोनों से कहें कि आप पाकिस्तान को पैसा देना बंद कीजिए, क्योंकि इस पैसे का इस्तेमाल पाकिस्तान हमारे नागरिकों की जान लेने के लिए करता है। ये जब तक नहीं होगा राजीव जी, पाकिस्तान की कमर आर्थिक तौर पर नहीं तोड़ी जाएगी, तब तक इन लफाजियों का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आर्थिक रूप से जो आर्थिक मदद अलग अलग राष्ट्रों से और खासकर अमेरिका और चीन से पाकिस्तान को जो आर्थिक मदद मिलती है उसको कहीं ना कहीं रोकने की जरूरत है, ब्रेक करने की जरूरत है। लेकिन उधर आपने देख लिया अमलेंदु जी की डोनाल्ड ट्रंप ने कल क्या कहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम यानी अमेरिका जितना करीब भारत के है उतना ही करीब, उतना ही अच्छा दोस्त पाकिस्तान का भी है, और दोनों देशों के बीच कश्मीर को लेकर हजार साल से और 1500 साल से विवाद है। 1000 साल से दोनों के बीच जंग की जो है तलवार लटकी हुई है और 1500 साल से विवाद है। हालांकि आप भी ये जानते हैं कि ये उस ढंग का बयान नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान बना 1947 में, और उसके बाद ये विवाद खड़ा हुआ, और इसके 75 साल ही हुए हैं, ये 1000 साल नहीं हुए हैं। तो एक तरफ आप देखिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बातचीत, और उसमें डोनाल्ड ट्रंप, ये 1000-1500 साल इसकी बात नहीं है। बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है कि दोनों के हम दोस्त हैं, दोनों के करीबी हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये बहुत महत्वपूर्ण है उनकी जो टिप्पणी है डोनाल्ड ट्रंप की कि दोनों के हम करीब हैं और दोनों आपस में बैठ के बात कर लेंगे। और आपको याद होगा राजीव जी कि प्रधानमंत्री जब गए थे पहले एक बार मिले थे, जब राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, तो उन्होंने कहा था कि हम बीच में मध्यस्थता करने को तैयार हैं। तो यहाँ से बाद में आके कहा गया कि आपकी मध्यस्थता की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा ये पहले से राजीव जी भारत का स्टैंड रहा है कि भारत और पाकिस्तान का मसला द्विपक्षीय है, इसमें किसी तीसरे पक्ष को हम हस्तक्षेप नहीं करने देंगे। यानी कोई तीसरा मुल्क जो वो बैठ करके हमारी मध्यस्थता नहीं करेगा, क्योंकि जो कश्मीर को लेकर जो भी विवाद है जो पाकिस्तान करता है वो कश्मीर भी हमारा है, जिसको पीओके कहा जाता है वो भी हमारा है, और पाकिस्तान ने उस पर कब्जा किया हुआ है, तो वो पाकिस्तान हमको चाहिए। ये हमारा मसला है, तो हम किसी दूसरे की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की हिम्मत कैसे पड़ जाती है कि वो बार बार जो ये कहते हैं कि हम मध्यस्थता करने को तैयार हैं। तो ये एक साफ जो है भारत सरकार की तरफ से ये बताया जाना चाहिए कि हमें मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है, हमें अपना हिस्सा जो हमारा जो कब्जा किया हुआ है पाकिस्तान ने वो हमको चाहिए है, और पाकिस्तान हमारे यहाँ आतंकवादी भेजना बंद करे, इसकी आप लोग जिम्मेदारी लीजिए। क्योंकि पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री राजीव जी, उनका परसों ही बड़ा खतरनाक बयान आया, और उन्होंने कहा कि साहब पाकिस्तान जो है पिछले 35 सालों से पश्चिमी देशों के लिए गंदा काम करता रहा और इनके लिए आतंकवादी पैदा करता रहा। ये साफ तौर पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का कहना है, और उन्होंने साफ तौर पर पश्चिमी देशों के लिए और अमेरिका का साफ तौर पर नाम लिया कि सोवियत संघ से लड़ने के लिए हमारे यहाँ आतंकवादी तैयार किए गए, और इन आतंकवादियों का दूसरी जगहों पर जब इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि भारत में अगर इस्तेमाल हो रहा है, तो हमारे ऊपर आरोप लगाया जाना, ये उनका कहना था। तो ये साफ तौर पर राजीव जी पाकिस्तान ये स्वीकार कर रहा है कि उसने आतंकवादी तैयार किए, लेकिन तैयार किसके लिए किए? इन पश्चिमी देशों के लिए तैयार किए। तो जो बात मैंने कही, ये बात इन पश्चिमी देशों को समझाने की आवश्यकता है कि आप फोन करके हमें बता रहे हैं कि आप हमारे साथ हैं, लेकिन आप हमारे साथ तभी समझ जाएंगे जब आप पाकिस्तान को पैसा देना बंद करेंगे। इसकी आर्थिक तौर पर जो है इसको कमर तोड़ी जाएगी, और ये कहा जाएगा कि इस पैसे का इस्तेमाल भारत में आतंकवादी गतिविधियां
संचालित करने के लिए नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आर्थिक मदद जो है वो जब तक नहीं रोकी जाएगी तब तक पाकिस्तान से ये जो आतंकवाद है उसका सफाया नहीं होगा। लेकिन हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात से ज्यादा यहां इंपॉर्टेंट है कि देश के अंदर क्या चल रहा है। देश के अंदरूनी हालात जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, ये आप सब जान रहे हैं, क्योंकि एक नहीं बल्कि 26-27 अगर निर्दोष मारे गए अचानक, तो यहां पर कहीं ना कहीं ये तो साफ दिखाई देता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने कहीं चूक की है, जिस चूक को, जिस गलती को मीडिया के सामने आकर सरकार ने मानी भी। लेकिन एक सबसे बड़ी गलती जो की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिसका जिक्र बार बार आ रहा है कि आखिर सर्वदलीय बैठक में वो क्यों नहीं गए। वो बिहार चले गए लेकिन सर्वदलीय बैठक में नहीं गए। वो उसके बाद फिर बिहार जाने के वाले हैं 4 तारीख को। और आज मन की बात करते हैं 131वें एपिसोड का आज प्रसारण हुआ, 132वें या 131वें का। लेकिन सबसे बड़ी चीज की यहां पर भी उन्होंने जो बात कही है वो महत्वपूर्ण, कि 140 करोड़ लोगों का खून खौल रहा है, हम बदला लेंगे। लेकिन बदला लेंगे मात्र से नहीं होता है। उधर महाराष्ट्र से भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं और महाराष्ट्र में भी सबसे बड़ी चीज की शायद देवेंद्र फडणवीस कुछ कह रहे हैं। हाँ, देवेंद्र फडणवीस, असल में खबर ये आई राजीव जी कि 107 पाकिस्तानी नागरिक जो हैं वो महाराष्ट्र से गायब बताए गए, इस तरीके की खबरें आई। इस पर देवेंद्र फडणवीस ने अपनी सफाई दी और उन्होंने कहा है कि गृह मंत्री के तौर पर मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि 107 पाकिस्तानी नागरिकों के लापता होने की खबरें निराधार हैं और इस तरीके की भ्रामक जानकारी नहीं फैलानी चाहिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि सभी पाकिस्तानी नागरिकों का पता लगा लिया गया है और उन्हें देश से बाहर भेजने की प्रक्रिया चल रही है, उचित व्यवस्था की जा रही है, कोई भी पाकिस्तानी नागरिक यहां नहीं रहेगा। ये उन्होंने दावा किया है कि ये खबरें गलत हैं, पुणे में उन्होंने दावा किया ये। अब खबरें ये फिर आई कैसे, अगर इस तरह की खबरें आई कि 107 पाकिस्तानी नागरिक जो हैं वो लापता बताए जा रहे हैं। एक तरफ तो आपने सब इंतजाम कर लिया, सूत्रों के हवाले से खबर चलाएगी राजीव जी, सूत्रों के हवाले से कि अमित शाह ने सारे मुख्यमंत्रियों को फ़ोन करके कहा है कि आपके यहाँ कोई भी जो पाकिस्तानी नागरिक नहीं रहना चाहिए। ये सारे मुख्यमंत्रियों को फ़ोन किया गया। ये सूत्र कौन से होते हैं पता नहीं, कैसे किस तरीके के सूत्र होते हैं राजीव जी। हालांकि इन सूत्रों पर कहा है IB मिनिस्ट्री ने कि भाई इन सूत्रों के हवाले से आप वार की खबरें जो है वो नहीं चलाएंगे, इससे असर पड़ता है। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबरें आई थी कि 107 पाकिस्तानी नागरिक जो हैं वो महाराष्ट्र से गायब बताए जा रहे हैं। अब उस पर सफाई दी है इन्होंने कि 107 नागरिक जो हैं वो गायब नहीं है, उनका पता लगा लिया गया। ये देवेंद्र फडणवीस ने कहा है राजीव जी। 107 नागरिकों की बात और पाकिस्तानी नागरिकों को खोजा जा रहा है, ढूंढा जा रहा है, बिल्कुल सही है। आप खोजिए, निकालिए पाकिस्तान और भारत की बात। लेकिन बात यहां पर है कि पहलगाम से ज्यादा अब आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। ये एक दुखद पहलू यहां दिखाई दे रहा है कि आप साफ पाकिस्तान पे जो मेन मकसद है कि आखिर सुरक्षा की व्यवस्था कैसे हल हो, आखिर जो लोग आइडेंटिफाई हुए हैं उनको उनके लिए आप क्या कर रहे हैं। NIA आप देखिए हर तरफ से वही पाकिस्तान हालांकि अब खबर ये आई है कि NIA ने जो जम्मू कश्मीर पुलिस है उससे जांच अपने हाथ में ले ली है। उनकी टीम पहुंच चुकी है, वो जांच अपने हाथ में ले ली है। अभी तक जांच जो थी जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही थी, जो कि अमित शाह जी के अंडर में ही है। NIA भी है, लेकिन अब जो उन्हीं के एक विभाग ने अब जांच जो है दूसरे विभाग को दे दी है। उच्च, हाँ, थोड़ा उच्च हो गया है, मतलब वो उसमें आतंकवाद का चूंकि उसको विशेषज्ञता NIA को और वही करती है, तो इसलिए उसको जांच को NIA ने जम्मू कश्मीर पुलिस से अपने हाथों में ले लिया है जी। तो NIA जांच में जुट गई है और इधर जो जांच एजेंसी है, लेकिन दूसरी तरफ जब पहलगाम की हम बात करें तो वहाँ से बहुत सारी बातें ऐसी जिसके तार अलग अलग जुड़ते हैं, जिसमें एक तो पाकिस्तान की तरफ, लेकिन दूसरा जो है वो हिंदुस्तान के अंदरूनी जो यहाँ की सियासत है उसकी तरफ भी लेकर बातें जाती हैं। और उसमें भी महत्वपूर्ण यही कि आखिर इसके बाद क्या, ये एक बड़ा सवाल आता है। सोशल मीडिया पर आपने देख लिया कि 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया सिर्फ बयानबाजियों के कारण, वहां पर पोस्ट के कारण, भ्रामक पोस्ट के कारण कहा जा रहा है। इस बीच भारत सरकार ने कल मीडिया की एडवाइजरी जारी कर दी। एडवाइजरी में ये बताया गया है कि आप जो सेना के मूवमेंट है उसका लाइव कवरेज न करें। और इस पर अखिलेश यादव ने भी शायद ट्वीट किया है आज सुबह। अखिलेश यादव के ट्वीट को बहुत महत्वपूर्ण है, क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव, जरा बताइए। हाँ, अखिलेश यादव कह रहे हैं असल कल जो एक डायरेक्टिव जारी हुआ मिनिस्ट्री की तरफ से कि भाई आप लाइव रिपोर्टिंग उसकी नहीं कीजिए, इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि इसका मतलब पहले से आपने लाइव रिपोर्टिंग की अनुमति दी हुई थी। ये उन्होंने सवाल उठाया उस डायरेक्टिव पे। आप कह रहे हैं अब ना करें, इसका मतलब पहले आपने दी हुई थी, तो पहले आपने क्यों दी हुई थी?
इसको लेकर सब उठाया और उन्होंने ट्वीट किया सुबह सुबह राजीव जी 8:44 पर उनका ट्वीट है और एक लिख रहे हैं कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्पेशल ऑपरेशंस की लाइव कवरेज की अनुमति क्या एक रणनीतिक लापरवाही थी या फिर ये राजनीतिक प्रचार से प्रेरित थी। ये बात सरकार तत्काल स्पष्ट करे, कल को फिर से सरकार ये कहेगी कि एक चूक के बाद दूसरी चूक हो गई। इसका मतलब साफ है कि सुरक्षा जैसे अति संवेदनशील क्षेत्र में मीडिया का अवांछित अतिक्रमण है। लाइव कवरेज तो दुश्मन भी देखेंगे, जिससे हमारे सुरक्षा बलों की लोकेशन उनको पता चल जाएगी और रणनीति भी। इस देश की सुरक्षा और हमारे जवानों की जान भी खतरे में डाल दी जाएगी। इस तरह की लाइव कवरेज के लिए सख्त दंडात्मक कार्रवाई हो। देश और सैनिकों की सुरक्षा से कोई भी समझौता माफी के योग्य नहीं है। ये कहना है अखिलेश यादव का साफ तौर पर। जी, अखिलेश यादव के ट्वीट को आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे और अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा है कि लाइव कवरेज और आप जब मीडिया को डायरेक्टिव आप दे रहे हैं, एडवाइजरी जारी कर रहे हैं और जिसमें आप कह रहे हैं कि और उसमें 3 पिछले घटनाक्रमों का जिक्र भी है, जिसमें करगिल युद्ध का भी जिक्र है, जिसमें जो कंधार में जो प्लेन हाईजैक का मामला था उसका जिक्र भी है और जिक्र 26/11 का भी है। तो ये 3 घटनाक्रमों का जिक्र और उसमें बताया गया है कि इसके लाइव कवरेज से काफ़ी दिक्कत हुई थी और उस समय की सरकार को उस पर सचेत रहना चाहिए था। लेकिन क्या आज की तारीख में जो चल रहा है और मीडिया कवरेज जैसे सेना के एक मूवमेंट का दिखाया जा रहा है, क्या कोई मीडिया वाला अपनी मर्जी से दिखा देगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। कई सारे फुटेज जो हैं तमाम चैनलों पर एक ही फुटेज दिखाई दे रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, जरा आप लोग भी सोचिएगा। तो एक सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट गंभीर सवाल है जो हम यहां खड़ा कर रहे हैं और जिस पर इशारा किया है अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव यहां साफ साफ वही बात कह रहे हैं। वही बात कह रहे हो राजीव, वो जो इजराइल में जाकर जो लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे वार की, उसके लिए क्या डायरेक्टर या मिनिस्ट्री ये भी बता दे। तमाम भोपू एंकरानियां इजराइल और यूक्रेन इजराइल और यूक्रेन वहाँ नाच के दौड़ के बता रहे थे कि यहाँ बम गिरा, देखो हमारे बराबर में गिरा, पीछे गिरा। यानी कैमरामैन के ऊपर नहीं गिर रहा है, एंकर जहाँ खड़ा है वहाँ के बम आगे गिर रहा है, बताया जा रहा है कि पीछे हमारे बम गिरा है। मतलब मूर्खता की अनेक। अब मैं देख रहा था वो जो 2000 रुपये की चिप वाली जो एंकरानी है वो बता रही थी एक पेड़ की खो में जा करके कि इस खो में 2 आदमी बैठ सकते हैं और इतना चौड़ा इसका तना है, यहीं से सारा ऑपरेशन आतंकियों ने किया। इन पेड़ों में छुप जाते हैं, इन पेड़ों की तलाशी ली जा रही है। मतलब मूर्खता की हद राजीव जी ये मीडिया कर रहा है। आप समझ सकते हैं किस तरीके की रिपोर्टिंग हो रही है। उस पर भी अब डायरेक्टिव आ गया है कि भाई ये मूर्खता मत करो। इसका मतलब सरकार भी मान रही है कि ये मूर्ख लोग जो ये मूर्खता कर रहे हैं, तो सरकार कह रही है भाई इस मूर्खता से भी सरकार का नुकसान हो रहा है, तो मूर्खता उतनी करो जितना सरकार को फायदा, उससे ज़्यादा मत करो। जी बिल्कुल बिल्कुल, मूर्खता उतनी करो जितना सरकार को फायदा हो। लेकिन यहाँ बात मूर्खता की नहीं, बात है डायरेक्टिव की। सरकार ने मीडिया एडवाइजरी जारी कर कम से कम इतना अलर्ट कर दिया है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यही कि पहलगाम हमले के बाद देश में आक्रोश है, गुस्सा है और उस गुस्से पर काबू पाने के लिए लोगों को शांत रखना चाहिए। लेकिन लोग जो हैं, लोगों को शांत रखने वाले जो लोग हैं यानी नेता, जन नेता, वो लगातार आप जान रहे हैं कि भड़काऊ बयानबाजियां कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री और उनके अलावा नेता जो हैं वो बातें कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ने ही वाली है, ऐसी खबरें चल रही हैं। लेकिन इन सब खबरों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी, आज मन की बात कह लें, लेकिन उसके अलावा ऐसा मसला जिस पे राष्ट्र के नाम संबोधन होना चाहिए था प्रधानमंत्री का, वो संबोधन दिखाई नहीं दिया। तो बहुत वैक्यूम दिखाई देता है अमलेंदु जी, कि एक वैक्यूम है सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से। हाँ बिल्कुल, सरकार और प्रधानमंत्री दोनों की तरफ से वैक्यूम है। और राजीव जी ये स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से अभी भी नहीं आया। जो सवाल कांग्रेस ने पूछा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर उस सर्वदलीय बैठक में क्यों नहीं थे। भाई जनता दल यूनियन ने तो बता दिया कि उसके लिए तो प्रधानमंत्री की सभा महत्वपूर्ण थी, तो वो तो चुनाव में व्यस्त है, इसलिए चुनाव उसके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वो सर्वदलीय बैठक में नहीं आई। प्रधानमंत्री क्यों नहीं आए, सरकार की तरफ से अभी तक ये कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। प्रधानमंत्री मन की बात भी जब कर रहे हैं, उस मन की बात में भी नहीं बता पा रहे हैं कि जिस समय सर्वदलीय बैठक हुई थी प्रधानमंत्री उस समय क्या कर रहे थे, कहाँ शूटिंग करा रहे थे या किसी कार्यक्रम में व्यस्त थे, कोई बहुत बड़ा टास्क पे लगे हुए थे, आखिर उस सर्वदलीय बैठक में क्यों नहीं थे। इससे बड़ा एक प्रधानमंत्री के लिए काम क्या हो सकता है कि जब पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा हुआ है, वो कह रहा है कि आप नेतृत्व करने के लिए तैयार होइए, हम आपके साथ करें, उस समय आप साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। तो ये सवाल तो उठेंगे और इसका जवाब अभी तक प्रधानमंत्री की तरफ से नहीं आया है राजीव जी। इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। और वो मुझे याद पड़ रहा है कि मणिपुर का जब राजीव जी किस्सा चल रहा था, तो एक वो लोक गायिका है सपना सूबेदार, वो गा रही थी कि कहाँ सोया है चौकीदार। मणिपुर में नारी की क्या इज्जत लूटते, कुछ इस तरीके से। तो वही जो है अभिमुक्तेश्वरानंद जो हैं शंकराचार्य जी, वो पूछें कि कहाँ सोया है चौकीदार। तो देश तो पूछेगा,
कि चौकीदार कहाँ सोया है, चौकीदार को जवाब देना चाहिए। तो अब इसके चौकीदार के बारे में एक और भी बातें पद कही जाती है, वो यह कहने का वक्त नहीं है क्या है। चलिए, कोई लेकिन बात सवाल नहीं। तो उठते हैं कि आप सोए हुए हैं और आपका काम राष्ट्र का काम करने पर नहीं है आपका ध्यान, ये साफ तौर पर मालूम पड़ता है। इस समय जरूरत इस बात की है कि सारा देश जिस तरीके से एक साथ खड़ा हुआ है, प्रधानमंत्री भी देश के साथ खड़े हुए दिखाई दें। बिल्कुल, प्रधानमंत्री को देश के साथ खड़ा दिखाई देना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री यहाँ पर कुछ बयानबाजियां एक बिहार में जाकर और आज मन की बात, इसके अलावा प्रधानमंत्री की तरफ से कोई बात नहीं आई, कोई भी बयान नहीं आया। ये एक दुखद पहलू है जिस पर लगातार विपक्ष हमलावर है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल बेंगलुरु में ये बात रखी है, उससे पहले राहुल गांधी ने उधर हैदराबाद में अपनी बात रखी, प्रेम भाईचारे सौहार्द की बात उन्होंने की राहुल गांधी ने। और एक तरफ देश में शांति स्थापित करने की बात हो रही है, विपक्ष के कई नेता जो हैं कैंडल मार्च भी निकाले परसों शाम को, जिसमें राहुल गांधी भी थे, राहुल गांधी को रोका भी गया था, आपने देखा। और दूसरी तरफ कुछ बयानबाजियां ऐसी हो रही हैं, भड़काऊ बयानबाजियां चल रही हैं जिसमें खून खौल रहा है और लोगों का, और लोग यहां भी हिंदुस्तान के अंदर भी हिंदू और मुसलमान करने में लगे हुए हैं। तो पहलगाम के मसले को हम लगातार कवर कर रहे हैं और कश्मीर से लेकर दिल्ली तक और हमारे चैनल के जरिए आप तक हम इन तमाम घटनाक्रमों को पहुंचा रहे हैं और ब्रेकिंग न्यूज के जरिए भी आप देखते ही हैं, समझते ही हैं। तो ब्रेकिंग न्यूज में बहुत कुछ हम दिखाते रहे हैं और न्यूज रूम से बहुत कुछ लेकर आते रहे हैं। आज इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं और रविवार का दिन है, आप भी आज थोड़ा जल्दी खत्म कर रहा हूं। हमेशा समीर जी और अमलेंदु जी 1 बजे तक करते हैं, मैं थोड़ा सा लिबर्टी ले रहा हूं 13 मिनट पहले। लेकिन खबरें बहुत कुछ हैं दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए और पल पल की रिपोर्ट के लिए, कश्मीर से लेकर पूरे देश की रिपोर्ट के लिए, देश दुनिया में क्या चल रहा है उसको जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज़ देखिए। हमारा स्पेशल बुलेटिन जो विश्व की खबरों के लिए होता है, आराधना लेकर आती हैं, उसको भी देखिए। उसके अलावा भी बहुत कुछ है जो आपको देखना समझना चाहिए और भी पसंद आए कार्यक्रम तो उसे शेयर ज़रूर कीजिए। बहुत शुक्रिया अमलेंदु जी आपका, बहुत शुक्रिया हमारी सहयोगी आंचल भी जुड़ी थी हमारे साथ, उनका, और पूरे न्यूज़ रूम का बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों, आप सबका जो जुड़े रहे, इस कार्यक्रम को देख रहे थे और अपने बात विचार जो हैं आप पहुंचाते हैं कमेंट बॉक्स के जरिए, तो आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। शाम को मुलाकात होगी 7 बजे न्यूज़ पॉइंट में, और आज रविवार का दिन है तो घूमता हुआ आईना भी आप तक पहुंचाएंगे हम। तो बहुत कुछ है।